वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और आयशा स्पिक में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे प्ले की कास्ट से। ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है जिसमें एक ट्विस्ट है। ये हम बात कर रहे हैं ज़िया मोहिउद्दीन मरहूम साहब की, जिनके लिए किसी भी किस्म का ट्रिब्यूट दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक ऑफ कोर्स आर्ट से था तो आर्टिस्टिक फॉर्म में उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। नैपा पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेस देखने को मिलेंगे और उनमें से एक प्ले की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस कास्ट में एक ऐसा नाम मौजूद है जो कि आप उनको एक्टर कहें, डायरेक्टर, राइटर, टीचर एट नैपा, इनका काम देखकर यकीन हो जाता है कि वाकई पाकिस्तान में आर्ट की फील्ड में, थिएटर की फील्ड में, ड्रामास की फील्ड में ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको खालिद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। मोस्ट वेलकम। एंड जनाब, ये जो पूरा प्ले है इसमें ज़बरदस्त किस्म के आपको एक्टर्स मिलेंगे। थिएटर के बारे में कहा जाता है कि जो थिएटर का एक्टर है ना वो जानता है एक्टिंग, और फिर जब वो टीवी पे भी या कहीं पे भी काम करता है तो दिखाई देता है उसके काम में, उसके क्राफ्ट में दिखाई देता है कि एक्टिंग होती क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुषा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। वेल जनाब, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अगेन अ ब्रिलियंट एक्टर योगेश्वर कारेरा। आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया हो। बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। आपने सही नहीं हुआ बट चलो सही है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस प्ले के बारे में जो कि है एन इंस्पेक्टर कॉल्स। तो सर, ये दिमाग में ख्याल कैसे आया, ये प्ले किस बारे में है? ये अगर कहा जाए कि किस बारे में है तो बेसिकली तो अगर इसका एसेंस देखा जाए तो ये तबकाती जुल्म और नाबराबरी, ज़्यादतियाँ जो हम न जानते हुए भी गरीबों से कम हैसियत वालों के साथ जो करते हैं उसके बारे में है ये प्ले। सही। अगर उसका एसेंस देखा जाए तो, और ये मैं एक बात बताऊं कि ये प्ले आजकल इंटरनेशनल वुमेंस डे हो रहा है तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के हिसाब से भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है। सो इट्स आल्सो अ प्ले ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। ज़बरदस्त। और उसकी बुनियादी फॉर्मेट ये है कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का घर है और वो उसकी बेटी की शादी होने वाली है एक और लड़के से जो उससे भी बड़ा बिजनेस टाइकून है, और उनकी एंगेजमेंट को 2-3 दिन हैं और ये सब घर पे बैठे हैं। वो है उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका बेटा, ये लोग, और एक इंस्पेक्टर आता है जो एक गरीब वेरी लोअर मिडिल क्लास लड़की की खुदकुशी की खबर देता है और कहता है कि कुछ सवाल पूछने। वहाँ से एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व था और ये वो, और फिर एक कहानी है इंट्रिग की और सस्पेंस की और मिस्ट्री की, वो साथ साथ चलती है। यानी अगर अभी मैं एक स्पॉइलर अपने लिए सोचना चाहूँ कि क्या ऐसा होगा, सिंस जैसे प्लॉट बताया है सर ने, कि क्या ऐसा होगा कि जो कल्प्रिट निकलेगा वो कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान होगा? कुछ अब ये तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ये अभी नहीं बता सकते। इसके लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, ये एग्जैक्टली कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है? ये नापा में अब आखिरी 4 दिन रह गए हैं। ठीक है। और 8 बजे से है। ठीक है। 8 बजे से 10 तो 8 बजे का मतलब है कि हम कितने बजे वहाँ पे पहुँच जाए सो दैट हमें सीट्स भी मिल जाएं? भाई अगर सेफ है तो 7:30 तक पहुँच जाना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद फिर रश बहुत बढ़ जाता है। एक आध दिन हमने ये भी कहा लोगों से कि अब कल आ जाइएगा, आज तो सीट ख़त्म हो गई हैं।
तो बेस्ट ये है कि लोग 7:30 बजे तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो उस वक्त तक ठीक ही होता है कि मिल ही जाएगी शायद सीट। अच्छा अनुषा एंड योगेश्वर, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि इस प्ले में जो आप काम कर रही हैं, व्हाट इज़ द थिंग जो आपके दिल के सबसे करीब है इस प्ले में? I think that what I love the most about this is the thing that you take from it. जो ऑडियंस लेके जा रहे हैं इस प्ले से, वो सबसे अच्छी चीज़ है इस प्ले की। ठीक है, कि आपको वो एहसास रहेगा आपके साथ, शायद आधे घंटे के लिए रहे, शायद 5 मिनट के लिए, शायद एक दिन के लिए, कुछ दिनों तक, महीनों तक, लेकिन वो हर इंसान के साथ वो रहेगा। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कहना, जो लोग सोसाइटी में कहते नहीं हैं, उनको कहना बहुत ज़रूरी है, एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है इन बातों का। हम सबको सही, वो अनजाने में हम जो चीज़ें कर जाते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जो ऑडियंस इससे लेके जा रही है। ज़बरदस्त। योगेश्वर, मुझे बताइए कि जब आप एक्ट कर रहे होते हैं किसी इस तरह के प्ले में, ऑफ कोर्स थिएटर का एक मकसद होता है, एक सब्जेक्ट होता है प्ले के आखिर में जो आपको समझ में आता है, क्या आप उससे करते करते ऑडियंस को भी कुछ सिखा रहे होते हो, खुद भी क्या सीख रहे होते हैं इन योर डेली लाइफ? ज़रूर, आई वुड से मतलब बहुत ज़्यादा आप चीज़ें जो है समझते हो अपने प्रिविलेज की। जिस तरह से ये प्ले मेनली मेरे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज के बारे में, कि किस तरह से एक अपर क्लास एक्सप्लॉइट करती है एक लोअर क्लास को या एक नीचे वाले तबके को। तो उसके लिहाज से आप, क्योंकि आई वुड से मैं भी उस तबके से बिलोंग करता हूँ जहाँ से थोड़ा सा अपर क्लास और वो वाली वाइब आती है, तो वहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हो, किस तरह से आप किसी इन ड्राइवर वाले को अफेक्ट कर रहे होते हो या किसी बाइकिया वाले को अफेक्ट कर रहे होते हो। एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू टेक अवे फ्रॉम इट, कि आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। किसी के साथ भी रूडनेस, किसी के साथ भी आप ऐसे ही मीन नहीं हो जाओ कि आप जो है वो आपको वापस सामने हो सकता है कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। दिस प्ले इज ऑल अबाउट दैट, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स अबाउट नतीजा उस चीज़ का जो कि आप पहले कर चुके हो। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, बिकॉज हम अमूमन जो भी लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें एम्पैथी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता कि दूसरा इंसान इससे तकलीफ में आ रहा है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी प्ले की बात की, अब मैं चाहती हूँ ज़रा आप आए हैं, ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। अगर हम ज़िया साहब की बात करें, उनके जो एक पूरा एक इनपुट रहा है आर्ट में, थिएटर में, ड्रामाज में, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, इस ट्रिब्यूट के बारे में? जी, इस ट्रिब्यूट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े दुख की बात है कि नापा की हिस्ट्री में, अब 17 साल होगा नापा को, नापा की हिस्ट्री में ये पहला प्ले है ज़िया मोहिउद्दीन के बगैर। वरना हर प्ले में उनका मशवरा, उनकी हिदायतें, उनके ऑब्जर्वेशंस शामिल होते थे, वो देखते थे और करते थे। इस दफ़ा वो नहीं हो रहा है। जब हमने इस प्ले पर काम करना शुरू कर दिया था उनकी ज़िंदगी में ही, और उन्होंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और बहुत खुश हुए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पसंदीदा खेलों में से है ये, तो लेकिन अफसोस इसका रहा कि वो इसको देख नहीं सके। बाकी ज़िया साहब के बारे में कोई क्या कहे भाई, बहुत बड़ा नाम था, एक कितने डेकेड्स पे फैली हुई हस्ती थी, डेकेड्स पे फैला हुआ उनका काम था। वो एक्टर भी थे और हिदायतकार भी थे, और दुनिया भर की फिल्मों में और दुनिया भर के स्टेजेस पर, ब्रॉडवे में भी और वेस्ट एंड में भी और हर जगह काम किया। और इन सब के अलावा पढ़े लिखे बहुत थे, बहुत पढ़ते थे ज़िया साहब। आखिरी वक्त तक, आखिरी दिनों तक आप उनके कमरे में जाएं तो या तो कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या तो कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। डिक्शनरीज और तलफ़ुज़ की जो डिक्शनरी होती है उसकी सारी स्टैक्स उनके उस पर लगी होती थी। वाह। और वो देख रहे होते थे। उनकी उर्दू दानी का ये आलम था कि हालांकि ऐसे वो उर्दू स्पीकिंग ख़ानदान से नहीं थे, लेकिन सबसे बड़े से बड़े जो उर्दू स्पीकिंग है वो उनसे जाके पूछते थे कि इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ क्या होगा। वाह, ज़बरदस्त।
और बस किसी का होता है एक पर्सनालिटी का एक ऑरा होता है ना, जो सब में नहीं होता है। बिल्कुल। बाज लोगों में कुछ होती है, कुछ बात के वो एक उसका एक शहर होता है उस पर्सनालिटी का, तो उस हिसाब से ऐसा कोई और तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं है इस तरह से कि उर्दू में भी कमाल हासिल हो, अंग्रेजी में भी कमाल हासिल हो, तो वैसे लोग अब कहाँ रहते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने के हिसाब से ये एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा सा गलत है हमारे यंगस्टर से कि अभी मैं आपसे ब्रेक में पूछ रही थी कि ये प्ले जो है वो कौन सी ज़बान में है, तो आप लोगों ने बताया कि इंग्लिश में है। तो मैं चाहूँगी कि कोई अगर आप इसका डायलॉग हमें ज़रा परफॉर्म करके दिखाना चाहें, थोड़ा सा अगर हमें एक ट्रेलर दे दिया जाए इसका। यस, लेट्स जस्ट डू इट। पहले थोड़ा सा सीन एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि हो क्या। ओके, सो सीन बेसिकली शुरुआती सीन है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू आगे वाले सीन्स, थोड़ा सा वो स्पॉइल हो जाएगा। तो हम बेसिकली शुरू का ही एक सीन है जिसके अंदर ये पूरा खानदान जो है जमा हुआ है, दामाद भी उनका आया है, होने वाला दामाद जो है वो सरफराज जो है, मैं वो प्ले कर रहा हूँ, तो वो भी आया है। तो वो बेसिकली उनकी बस कॉन्वर्जेशन चल रही है अबाउट वेरियस थिंग्स, ये पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में कॉन्वर्जेशन हो रही है। तो उस कॉन्वर्जेशन के अंदर ये एक और ये जो है वो ब्राइड टू बी है। जी बिल्कुल, ठीक है, ऑलराइट, ओके, सही है। नॉट एट ऑल अंकल, बुरा मानने वाली क्या बात है। तुम जरा बुरा मान कर तो देखो, फिर देखना तुम्हारी कैसी गत बनाते हैं। अरे मैं तो कब से इस फैमिली का मेंबर बनने के चक्कर में हूँ, मुझ पर यकीन नहीं आता तो सारा से पूछ लीजिए। क्यों भाई सारा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बनिए मत, इसीलिए 3 महीने आप मुझसे मिले तक नहीं। That's not true। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मिला ही नहीं था। नहीं ही मिलना हुआ, इतनी दफा फोन करने के बाद मुश्किल से 10 मिनट के लिए आते थे और फिर गायब। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं बहुत बिजी था, काम का बहुत प्रेशर था। जी, काम का प्रेशर था या कोई और चक्कर था? Okay, I picked up so many things इससे, जो कि मैं अब इस तरह आप बताना नहीं चाहती, मगर वाकई जो जब आप थिएटर जाके कोई प्ले देखते हैं ना, वो एक्सपीरियंस आपको किसी स्क्रीन पे नहीं मिल सकता। हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ ये लोग मौजूद होंगे, मज़ीद बात करेंगे। मुझे याद है बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा की उर्दू की किताबें नहीं पढ़ी, मगर इब्न सफ़ी को मैंने इस तरह से पढ़ा। उस वक्त हम सोच रहे होते थे कि ये चीज़ कभी किसी ड्रामा में या आगे जाके कहीं पोर्ट्रे क्यों नहीं होती, डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं होती। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हमारा एक वो लिटरेचर है जो कि हमसे पहले वाली जनरेशन ने और हमारी जनरेशन ने पढ़ा, लेकिन अब की जनरेशन को उसके बारे में पता भी नहीं है। किस तरह से रिवाइव हो सकता है, छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के थिएटर की इस पूरी फील्ड की, इस आर्ट एंड क्राफ्ट, लिटरेचर, अगर हम बात करें इब्न सफ़ी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं खालिद साहब से अभी ब्रेक में ये डिस्कस कर रही थी कि अब पता नहीं उस पर प्लेस क्यों नहीं बने, वो आगे काम लेकर क्यों नहीं आया गया, लोग में दिखाया गया। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई आपके इब्न सफ़ी के नॉवेल्स पढ़ने से रिलेटेड। मैं चाहूँगी प्लीज़ आप ऑडियंस को भी बताइए। जी, मैं तो यही कह रहा था कि मुझे लगता है कि बड़ी हद तक बचपन में स्कूल के ज़माने में जो इब्न सफ़ी पढ़ा उससे उर्दू सीखी, इसलिए कि इब्न सफ़ी एज अ लिटरेरी राइटर भी उनका बड़ा ऊंचा रुतबा था, ज़बान बहुत अच्छी लिखते थे और गज़ब के नावल निगार आप कहें जो उसमें होती थी। और उसके अलावा वो चीज़ ऐसी होती थी कि हर शख्स उसको पढ़ता था, हर आदमी पढ़ता था, तो उससे ज़बान भी फैलती थी और इट वाज इंटेलिजेंट डिटेक्टिव स्टोरी। और सर अगर वो जो साइंस की बातें करते थे, चाहे वो कोई प्लास्टिक सर्जरी हो, वो अब जाके हमें पता चलता है कि वो सारी मुमकिन है। बिल्कुल और बिल्कुल, उस वक्त उन्होंने लिखा ऐसा था कुछ अपने चेहरे को बदल लेते थे। बिल्कुल, छोटी वो सारी चीज़ें जो अब साइंस ने पॉसिबल की हैं। अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई डिसाइड करे एज एन ऑडियंस प्ले देखने जाने का, तो आप लोग 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जो भी आपका प्ले का वो टेन्योर होता है, उसमें आप लोग रोज़ाना एक सेम काम कर रहे होते हैं। सो एज परफॉर्मर्स आपकी क्या लर्निंग होती है पहले दिन से लेके लास्ट डे तक? क्या सब कुछ सेम रहता है, इम्प्रूव होता है, डिक्लाइन होता है परफॉर्मेंस वाइज? बताइएगा। I personally feel that maybe the second or the third day is the better day for maybe the performers. ठीक है। लेकिन वो इतनी excitement होती है
to watch the play that people usually enjoy the first shows. And then people come again for the last show. Oh really? The same show? Yes, because they want to like see के last energy क्या देते हैं. तो इसका मतलब ये योगेश्वर कि अगर मैं ये आपसे पूछूं कि लास्ट डे क्या सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, फर्स्ट एंड लास्ट डे, ऐसा होता है? I wouldn't say so. I would say first is the, मेरे लिए कम से कम सबसे ज़्यादा नर्वस डे जो होता है वो पहला ही होता है, क्योंकि आप पहली बार ऑडियंस के साथ उस प्ले को देख रहे होते हो, तो आप ऑडियंस को भी आप, क्योंकि यू कांट एवर, आप अपने स्विच ऑफ नहीं कर सकते कान को, तो अब यूर ऑलवेज कैरेक्टर को तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी आप फील करने की कोशिश कर रहे हो। वो जो एक नर्वस एनर्जी है जो ऑडियंस की तरफ से आती है वो आपके अंदर है, वो पहली बार है, तो दैट ऑलवेज प्लेज अ पार्ट इन हाउ यू परफॉर्म, एंड दैट नर्वस एनर्जी डज ट्रांसलेट इनटू द परफॉर्मेंस, एंड दैट कम्स डाउन एज यू गो आगे 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 आगे। एंड समटाइम्स दैट कभी कभी कुछ एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो बोरियत में तब्दील हो जाती है, तो उसको आपने चेंज करना होता है इनटू कीप लाइक फोकसिंग, जिस तरह से कल भी हम बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन के सामने क्या हो रहा है, और उसको पहली बार जियो, ऐसे नहीं कि 10वीं बार जी रहे हो, पहली बार जियो, ताकि वो चीज़ जो है आप उसको फ्रेश रख सको हर ऑडियंस के लिए। क्योंकि मैं 10वीं बार कर रहा हूँ, आप पहली बार देख रही हैं, तो ये आपके लिए वही एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि शायद पहले इंसान को मिला था, तो वो इम्पॉर्टेंट है उसको फ्रेश रखना। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा आई थिंक आपका ये स्ट्रगल होगी। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस सिलसिले में एक बात सिर्फ कह दूँ कि बाहर जो प्रोफेशनल थिएटर होता है ना, वेस्ट एंड ब्रॉडवे वगैरह में, तो उसमें जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो 100 डेज का होता है, 100 परफॉर्मेंसेस का। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया इसमें, वाकई 3 महीने तक वो करते हैं, ठीक है, और हफ्ते में वो 7 करते हैं। संडेज को 2 होता है और हर हफ्ते में हर रोज़ होता है, 3 महीने तक होता है। 100 परफॉर्मेंसेस के बाद फिर अगर प्ले आगे बढ़ता है तो उस वक्त एक्टर को ये राइट है कि वो कहे कि मैं हट जा रहा हूँ, तो किसी और को उसकी जगह लेके आते हैं। इनिशियल वो जो होता है वो 100 परफॉर्मेंसेस का होता है। वाह, इसमें तो इम्तिहान है। रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। वाह, ज़बरदस्त, तभी फिर वो प्ले ऐसा निकलता है जो हम देख रहे होते हैं। सर बिल्कुल जाने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़िया साहब की जगह ऑफ कोर्स कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब क्योंकि वो हयात नहीं है, तो ये जो एक पूरी लेगेसी है ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड क्राफ्ट एंड लिटरेचर, इसको अब आगे लेके कौन चलेगा, आपको क्या लगता है? हाँ, वो जगह तो अब नहीं पूरी हो सकती है, और जहाँ तक नापा का सवाल है, ज़िया साहब जो थे वो आर्टिस्टिक हेड थे नापा के, वो जगह तो जाहिर है अब नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लोग भी अब कितने दिन, कुछ दिन होंगे फिर नहीं होंगे। मुझे जो उम्मीद है वो ज़िया साहब के शागिर्दों से है, ठीक है, और उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो उनके चहीते शागिर्द थे और जिन्होंने बहुत कुछ सीखा उनसे, उनके विजन ऑफ थिएटर को इम्बाइब किया है उन्होंने। और वो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नापा से ग्रेजुएशन के बाद भी अपने आप, अपनी तालीम अपने तौर पे जारी रखी है और सीखा है, और तो ऐसे लोग हैं, और वही लोग हैं जो कि नापा की मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कराची में रहते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है, और हमें ना आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है जो है वो आप जाकर प्ले देख सकते हैं, मगर वाकई ये पाकिस्तान के हर शहर में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अपनी सकाफत को, आर्ट को समझना, माशरे की प्रॉब्लम्स को समझना, तो आप इस प्ले को जाके देख सकते हैं। एंड इनजस्टिस पे बात होगी, लेकिन एक जो है ना वो मर्डर मिस्ट्री की फॉर्म में, जो कि देखने में भी ऑफ कोर्स आपको मज़ा आएगा। आप कितने दिन रह गए हैं? 4 दिन रह गए हैं। वेल जनाब, 8 बजे होता है नापा में ये प्ले, सो ज़रूर जाके देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।